Good morning class. Today we will discuss the motion of center of mass. In this topic we will discuss in the absence of any external force the velocity of center of mass remains constant. Now what does mean the motion of center of mass? The motion of center of mass means when we project any body, for example अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है और अगर मैं उसको थ्रो करती हूँ तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको थ्रो कर रही हूँ इस डायरेक्शन में, तो अगर जब मैं उसको थ्रो करती हूँ तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? इट इज़ पैराबोला पाथ। बट जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली पैराबोला पाथ फॉलो करता है, बट जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो उसका पैराबोला पाथ फॉलो करता है। जो ऑब्जेक्ट है वो तो किस तरह जाएगा? वो तो रोटेट करता हुआ जाएगा, क्योंकि हम उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो रोटेट कर रहा है। क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा? वो अभी ऐसे होगा, फिर वो उसकी ये पोजीशन होगी, फिर उसकी ये पोजीशन होगी, फिर उसकी ये पोजीशन होगी, तो वो रोटेट करता हुआ जाएगा। बट यहाँ पे आप देखो जो उसका सेंटर ऑफ मास है अल्टीमेटली वो पैराबोला पाथ फॉलो करता है। तो ये हो गया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा एक सेंटर ऑफ मास की तरह मूव करता है। मीन्स अगर हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो बेसिकली उस पाथ को फॉलो करता है। हमारे अर्थ और जो मून है उसके सिस्टम में भी अर्थ और मून एक तरह से ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका जो सेंटर ऑफ मास है वो समवट अर्थ में लाई करता है और जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो सन के अराउंड रोटेट करता है। क्लियर? नाउ let's start the topic motion of center of mass. Now first of all we have already discussed this topic, the center of mass of two particle system, that is mr is the capital M is the mass, total mass of the system, r is the position vector of center of mass, ri is the mass एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पार्टिकल। क्योंकि हमारे सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं तो ith पार्टिकल हमारा कोई भी पार्टिकल हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पे समेशन यूज़ किया है कि हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, इसीलिए हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स को सम अप करके जो उनका पार्टिकल का मास और पोजीशन वेक्टर होगा उन सब का जो सम होगा वो अल्टीमेटली mr जो उसका सेंटर ऑफ मास है उसका मास और उसका पोजीशन वेक्टर होगा फ्रॉम द ऑरिजिन पॉइंट। नाउ अब हम इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आएगी? m, क्योंकि मास तो डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, क्या डिफ्रेंशिएट होगा? dr ओवर dt। अच्छा मास हमारा डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं होता? क्योंकि मास हमारा क्या हो गया? स्केलर हो गया और मास है वो चेंज नहीं होता, तो अगर वो वेरिएबल ही नहीं है तो वो डिफ्रेंशिएट कैसे होगा? तो नाउ अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, m एज इट इज़ रहेगा dr बाई dt दैट इज़ इक्वल टू m dr1 बाई dt m2, क्योंकि ये बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल एंड सो ऑन nth पार्टिकल। तो इस तरह से हमारे पास nth पार्टिकल के लिए इक्वेशन आ गई है, दैट इज़ m dr1 dr dt प्लस m2 dr2 बाई dt प्लस mn drn बाई dt। नाउ dr बाई dt क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम विच इज़ इक्वल टू द वेलोसिटी। तो हमारे पास ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई है, दैट इज़ mv इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn v1। तो इस इक्वेशन में जो हमारे पास mv है ये तो हमारे सेंटर ऑफ मास के लिए हो गया, सेंटर ऑफ मास के लिए उसका टोटल मोशन। नाउ ये है हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए, जो अलग अलग हमारे पार्टिकल्स हैं उनका मास और उनकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट, देन हमने उन सबको सम अप किया है। अब इस इक्वेशन को हम अगेन डिफ्रेंशिएट करें, देन वी गेट दिस इक्वेशन m dv बाई dt इज इक्वल टू m1 d1 बाई dt m2 dv2 बाई dt, सिमिलरली mn dvn बाई dt। नाउ dv ओवर dt किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन। ये तो हो गया इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन। अब होल सिस्टम के लिए क्या हो गया एक्सेलरेशन? कैपिटल A। तो हम यहाँ पे इनको पुट करेंगे, ma इज इक्वल टू m1 a1 m2 a2 mn a1। तो ma क्या हो गया? बेसिकली हमारा फोर्स का रिलेशन है, दैट इज़ अ टोटल फोर्स। टोटल फोर्स हमारे सिस्टम पे कौन सी होती है, एक्ट करती है? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करती हैं, तो हमारे पास कौन सी बचती है? एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बेसिकली हमारे सिस्टम पे जो भी फोर्सेस होंगी वो क्या होगी? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन फर्स्ट पार्टिकल। तो m1 a1 ये है और ma क्या हो जाएगी? जो हमारे पूरे टोटल सिस्टम पे एक्ट कर रही हैं वहाँ पर फोर्सेस। नाउ
तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिलेशन आया वही जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो हमारे सिस्टम में मोशन होगा वो बेसिकली एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होगा. सो दिस शो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव्स as if the entire mass of the system were concentrated at center of mass and all the external forces were applied at that point. And here we discuss if the effect of external forces is zero, then the velocity of center mass remain constant. वैसे भी according to inertia we have already discussed कि अगर जब तक भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. अगर हम उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना बंद कर देंगे तो बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में ही रहेगी. दैट इज़ द सेकेंड लॉ. क्लियर. नाउ लेट्स डिस्कस द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल. अब देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो मोशन में आएगा तो डेफिनेटली उसका मोमेंटम भी होगा, बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, अगर वेलोसिटी होगी तो डेफिनेटली उसका लीनियर मोमेंटम भी होगा. सो लेट्स कंसीडर द n पार्टिकल विद मासेस m1 m2 mn मूविंग विद वेलोसिटी v1 v2 एंड vm. फॉर द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल. तो यहाँ पे जो कैपिटल P है ये क्या है, द मोमेंटम ऑफ टोटल सिस्टम एंड P1 P2 इज़ द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल. तो यहाँ से P का रिलेशन हम पुट करेंगे दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. ये तो हो गया लीनियर मोमेंटम ऑफ टोटल सिस्टम. अगेन दिस इज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल. नाउ here we differentiate the above equation, so we get the relation that is dp by dt is equal to m dv by dt is equal to ma, that is f external. और ये हमारी न्यूटन सेकेंड लॉ भी है. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो हेयर वी गेट द रिलेशन. सो हमारे पास आ गया dp by dt that is equal to 0 when it is 0, when for the isolated system. Isolated system means when no external forces act on the system. It means dp by dt 0, it means p is constant. So here we get the relation that is v is equal to constant. So velocity of center of mass remain constant when total external force on the system is 0. तो एक isolated system means नो फोर्सेज एक्ट ऑन द सिस्टम, नो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इंटरनल तो ऑलरेडी बैलेंसेस हैं, ऑलरेडी एक दूसरे को बैलेंस करती है. तो यहाँ पे हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम में होगा कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट ऑन इट देन द वेलोसिटी ऑफ सिस्टम रिमेन 0. नाउ लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल ऑफ सेंटर ऑफ मास. देखो हेयर वी हैव एग्जाम्पल द टू स्टार बाउंड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. आपको पता है हमारे पास जो हमारे प्लैनेट हैं, हमारे दूसरे स्टार्स हैं, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल लॉ एक्ट करती है जिसकी वजह से दे आर बाउंडेड एंड द ऑर्बिटिंग अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास. सो दीज आर कॉल्ड बाइनरी स्टार्स. These show that binary stars S1 and S2 of equal masses moving in a circular orbit around their common center. तो एक common center के around rotate करते रहते हैं और अगर वो आगे मूव भी करेंगे तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहीं रहेगा. तो आप देख सकते हो when no external force act on the system, the center of mass of double star move like a free particle. The orbit of two stars are slightly complicated, but these are just the complication of two motion, the uniform motion of center of mass in a straight line. Now the next example मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी अर्थ और मून का सिस्टम. देखो आप देखोगे यहाँ पे ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास मून है. इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये इनका मोशन है. तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है अल्टीमेटली वो अर्थ की तरफ लाई करेगा. क्यों? जो अर्थ है, अर्थ इज़ मोर मैसिव देन मून. अर्थ का जो मास है वो मून से बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स वाई इसका सेंटर ऑफ मास अर्थ की तरफ ज़्यादा होगा. देखो इसकी तरफ इसका सेंटर ऑफ मास है, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो सन के अराउंड रोटेट करता है. सो अर्थ और मून दोनों एक तरह से हमारी एक बॉडी हो गई, एक सिस्टम हो गया जिनका जहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारे सन के अराउंड रोटेट कर रहा है. नाउ लेट्स डिस्कस द अनदर प्रॉब्लम. नाउ ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है दैट इज़ द पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ फ्रेगमेंट. मीन्स जब जैसे हम दिवाली के टाइम पे जो हमारे फायर क्रैकर्स हैं, जब हम उनके पटाखे जलाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक रॉकेट होता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है और उसमें एक बहुत सारे और पार्टिकल्स निकलते हैं.
तो बहुत सारी आपको रोशनी दिखती है। तो उसमें जो हर एक पार्टिकल हैं वो आपके अलग, अगर जैसे वो अलग अलग भी हो जाते हैं तो ऊपर जाके जैसे वो अलग अलग एक डिफरेंट, क्योंकि अभी नीचे तो वो एक सिस्टम है, एक वन बॉडी है, तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे, बट जो उनका सेंटर ऑफ मास है वो पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा। इट मीन्स हर एक पार्टिकल का जो पाथ है वो पैराबोलिक ही होगा। आप देख सकते हो ये हमारा एक वन बॉडी है, आगे चल के ये भी पैराबोलिक पाथ होगा, ये भी, इसका भी पैराबोलिक पाथ होगा, तो इसी तरह हर एक पार्टिकल का पैराबोलिक पाथ होगा। यहाँ पे हमारे पास 5 क्रैकर्स हैं। दीज आर फायर्ड फ्रॉम द ओ एक्सप्लोड इनटू फ्रेगमेंट इन मिड एयर। तो ये मिड एयर में एक्सप्लोड हो गए हैं। नाउ द फोर्स लीडिंग टू एक्सप्लोजन आर इंटरनल फोर्सेस। They contribute nothing to the motion of center of mass. The total external force, namely the force of gravity, act on the cracker is the same before the after explosion. The center of mass therefore continue along the same parabolic trajectory as it is move have followed. So there were no explosion. तो हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पे जो 5 क्रैकर्स हैं एक्सप्लोड होने के बाद, तो वहाँ पर अल्टीमेटली इन सभी जो पार्टिकल्स हैं वो एक सेंटर मास की तरह मूव